हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। आ जाओ भाई, सभी भाभी मास्टर और सभी भाभी मास्टरनियों का वेलकम सक्सेस पॉइंट पर। आज की जो क्लास है उसमें बात करेंगे रीट L1 और L2 दोनों के लिए बेहतरीन प्रश्नों का एक जो है वो मॉडल पेपर रहने वाला है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप जो है वो क्लास के अंदर कब तक टिक पाते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले साथियों, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं प्लीज़ क्लास को एक लाइक जो है वो जरूर कर दें। चलिए, पहला जो प्रश्न है साथियों वो कह रहा है कि निम्न में से जो है वो वृद्धि के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? ग्रोथ की। देखिए, वृद्धि आए या फिर अभिवृद्धि आए। ठीक है साथियों, वृद्धि या फिर अभिवृद्धि दोनों जो है वो एक ही शब्द है। वृद्धि आए पेपर में तो भी वही बात है, और अभिवृद्धि आए तो भी वही बात है। निम्न में से कौन सा वृद्धि के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि ट्रू जो है वो नहीं है, असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन एक है ना कि वृद्धि जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखियो, क्वेश्चन के अंदर नहीं और हाँ का, साथियों क्वेश्चन के अंदर नहीं और हाँ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ में हाँ पूछ रहा है या फिर ना पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल, वृद्धि जो है ये चलती है मध्य किशोर अवस्था तक। ठीक है साथियों, अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो वृद्धि जो है ये एक सीमित समय के लिए चलती है, यानी कि मध्य किशोर अवस्था तक चलती है। ठीक है, विकास, बिल्कुल विकास जो है वो इसका उल्टा है भाई। अगर आपसे विकास पूछें तो कर देंगे कि विकास तो जो है वो साथियों जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्रोथ की बात करें, अगर यहाँ पे वृद्धि की बात करें, यहाँ पे हम जो है वो अभिवृद्धि की बात करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ मध्य किशोर अवस्था तक चलती है। तो पहला ऑप्शन अपने आप में सही है, वृद्धि जो है ये एक जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल, देखिए ऑप्शन सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है कि ये वृद्धि विकास का एक चरण है। वृद्धि जो है ये विकास का ही एक चरण है। बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करती है। बिल्कुल साथियों, वृद्धि का सीधा सा संबंध अपने शरीर के आकार और भार से है भाई। अपनी जो है वो ऊंचाई बढ़ रही है, अपना भार बढ़ रहा है। ठीक है, अपने जो है वो नाखून भी महीने के अंदर जो है वो बड़े हो जाते हैं। इन सभी का साथियों, इन सभी का सीधा संबंध जो है वो अपने किससे है? वो वृद्धि से है भाई। वृद्धि का सीधा संबंध अपने जो भी शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या है? वृद्धि है। तो वृद्धि का सीधा संबंध कैसे है? शरीर के आकार और भार से। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया साथियों, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई वृद्धि का सीधा संबंध जो है वो किससे है? तो अपने किससे है? शरीर के आकार और भार से है। ठीक है, देखिए ऑप्शन चौथा, वृद्धि में गुणात्मक व परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पे देखिए, वृद्धि सिर्फ और सिर्फ साथियों जो है वो मापन का विषय है, इसको जो है वो माप सकते हैं, इसके अंदर गुण जो है वो नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ आपका वृद्धि के बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि वृद्धि सिर्फ और सिर्फ परिमाणात्मक है। वृद्धि को सिर्फ माप सकते हैं, लेकिन गुणात्मक जो है वो नहीं होते। क्योंकि देखो, विकास जो है ना, विकास डेवलपमेंट, ये साथियों गुणात्मक भी है और विकास जो है वो अपना परिमाणात्मक भी है। लेकिन वृद्धि जो है साथियों, वृद्धि जो है ये सिर्फ और सिर्फ परिमाणात्मक होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। वृद्धि सिर्फ और सिर्फ क्या है? परिणाम का विषय, परिमाण का विषय, जिनको सिर्फ वृद्धि को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, लेकिन ये गुणात्मक विषय नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरियों का है उनका सिलेक्शन जो है वो श्योर है और निश्चित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है साथियों ये कह रहा है कि मानव विकास, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक अमापनीय, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो मानव विकास जो है ये साथियों मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास हमेशा पूर्वानुमेय होता है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया पूर्व अनुभव, यानी कि पूर्व अनुभवों को साथ में लेते हुए इस प्रकार से विकास की प्रक्रिया हमेशा वर्तुलाकार होती है। और अगर मैं वृद्धि की बात करूं साथियों तो वृद्धि जो है ये हमेशा रेखीय होती है। ठीक है, वृद्धि जो है ये साथियों रेखीय होती है और विकास जो है ये हमेशा वर्तुलाकार होता है और पूर्व अनुभवों को साथ में लेते हुए चलता है। तो यहाँ पे जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरियों का बिल्कुल ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, क्योंकि विकास के अंदर ही वृद्धि आ जाती है। तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक विषय हो गया, इसलिए विकास मात्रात्मक भी है और विकास जो है वो गुणात्मक ही है। बिल्कुल भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
थोड़े प्रश्नों की स्पीड रहेंगी साथियों, थोड़ा जो है वो 90 डिग्री के कोण पे रहें, क्योंकि एक भी प्रश्न अगर आप स्किप करते हैं तो पता नहीं एग्ज़ाम है भाई, ठीक है, कौन सा प्रश्न जो है वो कब सप जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। चलिए अगला जो प्रश्न है ये कहना कि अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अधिगम के नियमों की। तो अधिगम के नियमों के प्रतिपादक कौन है भाई, अधिगम के नियम दिए थॉर्नडाइक ने, ठीक है। कितने नियम, 3 मुख्य नियम, 5 जो है वो गौण नियम। 3 मुख्य कौन से, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। बिल्कुल देखिए अभ्यास के नियम द्वारा साथियों बार बार अभ्यास करेंगे तो छात्रों के अंदर क्या होगी, कुशलता का विकास होगा। जितना अभ्यास करेंगे उतना जो है वो कुशलता का विकास होगा। अधिगम के नियमों के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक हैं। कितने नियम है, 3 अपने मुख्य नियम है। गौण नियम कितने हैं, 5 है। गौण से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ मुख्य नियमों को लेकर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे 3 मुख्य नियम है। एक तो होता अभ्यास का नियम, एक होता है, एक सेकंड हो, एक होता है प्रभाव का नियम और एक होता है तत्परता का नियम, ठीक है। एक होता है अपने तत्परता का नियम। तत्परता का नियम कहता है कि अगर किसी भी काम को करने के लिए, अगर किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं तो उस कार्य को करना सीख जाते हैं, तत्परता का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि अगर किसी भी काम को करने के बाद में अपने जो है वो संतुष्टि की प्राप्ति होती है, किसी भी काम को करने के बाद में अगर अपन को संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो हम उस काम को करना सीख जाते हैं। ये कहता है अपने कौन सा, ये कहता है प्रभाव का नियम। और अभ्यास का नियम साथियों बार बार अभ्यास करने से जब हम किसी भी चीज़ को सीख जाते हैं तो वो कहता है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम के अंतर्गत कुशलता का विकास होता है। जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है यहाँ पे, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा कुशलता का विकास। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाँ जी, थोड़ा क्वेश्चन को कर लेता हूँ छोटा। और अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध जो है वो दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है। बार बार किसी भी क्रिया को दोहराने का यानी कि बार बार क्या करना, अभ्यास करना, ठीक है। बार बार अभ्यास करेंगे तो ये हो जाएगा अभ्यास का नियम, क्योंकि किसी भी क्रिया को सीखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अभ्यास का नियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा स्पीड रखेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। ये उदाहरण जो है ये किस नियम का है, ठीक है। ये 3rd ग्रेड के अंदर आपके पूछा गया प्रश्न है 2013 के अंदर। न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा, अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। ये उदाहरण जो है ये किस सिद्धांत की प्रतिपुष्टि देता है, अंतर्दृष्टि का, चिंतन का, अभिप्रेरणा का या फिर प्रेरणा का। ये देता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था, अंतर्दृष्टि या फिर इसको हम बोलते हैं सूझ का सिद्धांत। साथियों अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक पूछे तो करना है कोहलर, ठीक है। प्रतिपादक कौन है, कोहलर है। इसको कहते हैं सूझ का सिद्धांत भाई, ठीक है। 90 डिग्री के कोण पे रहे भाई, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन स्किप हो जाता है और पता नहीं कौन सा कब सप जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसको कहते हैं अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है, कोहलर है। प्रयोग किस पे किया था, प्रयोग किया था चिंपांजी के ऊपर, ठीक है। ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी विषय वस्तु को हम जो है वो अचानक से सीखते हैं, यानी कि अचानक से किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन मिलना, कौन सा नियम है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अचानक से, जैसे हम एग्जाम के अंदर बैठे हैं, गणित का कोई क्वेश्चन जो है वो हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो फॉर्मूला याद नहीं आता है, लेकिन उस क्वेश्चन को छोड़ करके जब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, उस क्वेश्चन को छोड़ करके जब हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से हमें वो फॉर्मूला याद आ जाता है। यानी कि किसी भी समस्या का अचानक से समाधान याद आना, किसी भी समस्या के बारे में अचानक से जब हमें समाधान याद आता है तो वो होता है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है, कोहलर है। प्रयोग किस पे कहता है, तो चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था। यहाँ से सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट साथियों, क्लास को एक लाइक जो है वो जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि रीट शुरुआत से लेकर के अंत तक चलेंगे और एक साथ में जीत कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। ये आपके रीट 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का किस प्रकार का पहलू है, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, भावात्मक बिल्कुल नहीं है, क्रियात्मक है या फिर कोई नहीं है। चिंतन की बात करें साथियों तो ये सिर्फ और सिर्फ
मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन जो है ये मानसिक क्रिया का, साथियों चिंतन जो है ये मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। जिन भी विद्यार्थियों का, जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है यहाँ पे, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। चिंतन जो है ये साथियों ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। अगला देखिए, चिंतन वह क्या देख लीजिए। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है। रॉस के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है। ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि रॉस के अनुसार, या फिर ऐसे पूछेगा कि किसके अनुसार। साथियों किसके अनुसार अपने जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष, चिंतन जो है ये ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। तो ये है रॉस के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी आपके रीट L1 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है साथियों। प्रश्न कह रहा है कि चिंतन क्या है। चिंतन जो है ये क्या है, प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, प्रत्याशिक प्रक्रिया है, या फिर संप्रत्य अधिगम है। अगर मैं चिंतन की बात करूँ तो चिंतन के अंदर जो है वो प्रतीकों का प्रयोग जो है वो होता है। तो चिंतन जो है ये क्या है, प्रतीकों का प्रयोग है। जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। चिंतन जो है वो प्रतीकों का प्रयोग है। कल की क्लास के अंदर हमने इस चिंतन के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जिन विद्यार्थियों का है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। चिंतन जो है ये प्रतीकों का प्रयोग है। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, क्वेश्चनों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। चिंतन में प्रतीक और चिन्ह और वास्तविक अनुभव क्रियाओं और वस्तुओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और प्रतीकों का प्रयोग जो है वो चिंतन का प्रमुख साधन है। अगर क्वेश्चन सीधा पूछें कि चिंतन का प्रमुख साधन क्या है, तो प्रतीकों का प्रयोग करना, प्रतीकों का प्रयोग करना जो है ये चिंतन का एक मुख्य साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कहना कि ये निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो है साथियों, महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा है चिंतन की प्रक्रिया में। ये आपके रीट L1 2012 के अंदर सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझना। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा और कभी जाने ही नहीं दूंगा। देखिए चित्र ये है, प्रतीक और चिन्ह है, भाषा भी है, लेकिन मांसपेशियां क्रियाएं, देखो मांसपेशियां क्रिया जो है ये तो होती है शारीरिक क्रियाएं, ये होती है साथियों शारीरिक क्रियाएं, यानी कि ये सारी जो है वो कैसी है, गामक क्रिया है। ठीक है, इनका संबंध किससे है भाई, मांसपेशियों का सीधा संबंध किससे है, शरीर की क्रियाओं से, मस्तिष्क की क्रियाओं से नहीं है। जबकि चिंतन की प्रक्रिया जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, मस्तिष्क की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। मांसपेशियां की जो क्रिया है ये चिंतन के अंदर जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कहना कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, हिंदी शुरू हो गई है भाई, हिंदी के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। अचल और नग और गिरी, अचल जो चल नहीं सकता, नग और गिरी किसके हो जाएंगे, हिमालय के, बिल्कुल सही है। सूर्यदेव और अमर ये देवता के पर्यायवाची है, सूर्यदेव और अमर ये देवता के हैं। तरिंगिणी, तटिनी और सरिता किसके हो जाएंगे, नदी के हो जाएंगे। और 80 कृपाण और सूरिका, यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत है, यहाँ पे जो है वो फॉल्ट है। देखो 80 और कृपाण, 80 और कृपाण जो है पर्यायवाची किसके हैं भाई, तलवार के हैं अपने। ठीक है, 80 और कृपाण साथियों जो है ये तलवार के पर्यायवाची हैं, लेकिन सूरी का जो है ये पर्यायवाची है चाकू का, सूरी का जो है ये साथियों चाकू का पर्यायवाची है अपने। और 80 और कृपाण जो है ये तलवार के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन लगातार सही हो रहे हैं तो क्लास को एक लाइक जो है वो जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। 80 और कृपाण पर्यायवाची है तलवार के, और जो चूरी का है ये पर्यायवाची है यहाँ पे चाकू का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। व्याख्या भी समझ लीजिए साथ साथ। 80 कृपाण तलवार के हैं और सूरी का जो है ये चाकू का है, बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द जो हैं वो सही है। ये हाई कोर्ट के अंदर LDC के अंदर पूछा गया प्रश्न है, किस क्रमांक के अंदर सभी पर्यायवाची शब्द जो हैं वो सही है। ऑप्शन ए देखिए, रुधिर, रक्त और लहू ये बिल्कुल सही है। ये सारे जो है वो ब्लड के पर्यायवाची हैं, ये सभी जो हैं ये साथियों ब्लड के यानी कि रक्त के पर्यायवाची हैं। रुधिर, रक्त और लहू ये जो है वो सारे अपने खून के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में तरु वृक्ष, देखो तरु और वृक्ष ये दोनों तो जो है वो वृक्ष के हैं, लेकिन कुसुम जो है ये पर्यायवाची है पुष्प का।
कुसुम जो हैं ये साथियों पुष्प का पर्यायवाची है, बाकी आपकी तरु और वृक्ष जो हैं ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं। नीर, नीर जल का है। वासर और पादप, पादप जो है ये अलग है, ठीक है, पादप यानी कि पौधा, तो ये पौधे का पर्यायवाची है। नीर जो है ये पर्यायवाची है जल का, तो ये भी जो है वो सभी समान नहीं है। समीर, विबावरी और अनल, ठीक है, समीर और विबावरी, देखिए अनल जो है ये साथियों आग का पर्यायवाची है। समीर आग, आग का है, और समीर जो है ये साथियों हवा का पर्यायवाची। तो इस प्रकार से आपकी ऑप्शन नंबर ए के अंदर इनकी रुधिर, रक्त और लहू जो है ये सभी आपस में पर्यायवाची हैं, और बाकी सारे जो है वो जोड़े क्या हैं, अलग अलग पर्यायवाची हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा रुधिर, रक्त और लहू। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि असंगत विलोम युक्त विकल्प जो है वो कौन सा, यानी कि कौन से विकल्प के अंदर अपोजिट जो है वो सही नहीं है, यानी कि ट्रू नहीं है। अपोजिट बताना, अपोजिट यानी कि विलोम शब्द। देखिए ऑप्शन ए साथियों, ऑप्शन ए कहना कि श्री गणेश इति श्री, श्री गणेश का मतलब होता है किसी भी कार्य को क्या करना, शुरू करना, किसी भी कार्य को शुरू करना, यानी कि श्री गणेश करना। इति श्री का मतलब है किसी भी कार्य को क्या करना, समाप्त करना। इति श्री का मतलब है किसी भी कार्य को क्या करना, समाप्त करना। तो श्री गणेश यानी कि शुरू करना, इति श्री यानी कि समाप्त करना। ऑप्शन ए तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये कह रहा है कि असंगत, यानी कि आपको बताना कि गलत कौन सा जोड़ा है। सूर और वीर, सूर और वीर, देखो वीर जो होता है ना, वीर, वीर का तो हो जाएगा कायर। वीर जो है इसका अपोजिट होता है कायर। वीर शब्द का अपोजिट जो है वो कायर होता है। और मृषण और रुक्ष ही बिल्कुल सही है। अनिवार्य का वैकल्पिक ही भी बिल्कुल सही है। हम कहते हैं कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो है अनिवार्य है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं, दो में से एक को छोड़ सकते हैं, तो वो वैकल्पिक होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, असंगत, 2 नंबर का सूर और वीर वाला। वीर का जो विलोम होता है वो साथियों कायर होता है, ठीक है, वीर का विलोम होगा कायर। ऑप्शन नंबर 2 जिन मास्टर और जिन मास्टरियों का है भाई उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन और गजब लेवल की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि स्वार्थ का विलोम शब्द जो है वो कौन सा है। साथियों यहाँ पे आपको बताना है कि इस स्वार्थ शब्द का विलोम शब्द जो है वो कौन सा है। कृतार्थ, अन्यार्थ, हितार्थ या फिर परमार्थ। साथियों इस स्वार्थ शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा परमार्थ। इस स्वार्थ शब्द का जो विलोम शब्द है वो होगा परमार्थ। जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम शब्द पूछें तो करना है परमार्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, साथियों अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि कृष का विलोम शब्द जो है वो कौन सा है, ठीक है। इस कृष शब्द का विलोम शब्द जो है वो कौन सा है। तनु है, उग्र है, उग्र 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 का हो जाएगा सौम्य। उग्र जो है इसका सौम्य होता है। स्थूल है या फिर सूक्ष्म है तो कृष का हो जाएगा स्थूल। साथियों कृष जो शब्द है, कृष जो है इसका स्थूल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस उग्र की, तो उग्र का जो है वो सौम्य हो जाता है, ठीक है। उग्र का जो है वो क्या हो जाता है भाई, सौम्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 कृष का स्थूल जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो है वो कौन सा है। अपने मनों के भाव को छिपाना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि मन के भाव छिपाना। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो है वो कौन सा होगा। असूया, अमरस, अवहिता या फिर अक्सधूर्त। तो मानसिक भावों को छिपाना यानी कि अवहिता। जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा अपने मन के भावों को छिपाना यानी कि अवहिता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य, वह साहित्य जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसके लिए एक सार्थक शब्द जो है वो कौन सा होगा। वह साहित्य जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों शामिल हो उसके लिए एक सार्थक शब्द जो है वो क्या होगा। गद्य काव्य, चंपू, गद्य गीत या फिर मिश्रित काव्य। जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों हो उसको हम बोलते हैं चंपू काव्य। जिसके अंदर गद्य और पद्य साथियों दोनों होगा उसको हम बोलते हैं चंपू साहित्य। तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों हो उसको हम बोलते हैं चंपू। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए देखो सर अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस विकल्प में
सभी शब्द युग्म अर्थ जो है वो भेद सही है, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि शब्द युग्म का अर्थ भेद जो है वो कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, कथा जो है वो देखो, कथा कहानी ये सही है, कंथा जो है वो दीर्घ नहीं होता है। कच्च और कूच, यहाँ पे देखो कच्च, कच्च बाल ठीक है, लेकिन कूच देखो, ये कूच जो है ना, सेना के लिए जो कूच आएगा उसके अंदर कू की मात्रा बड़ी होगी, यानी कि कूच करना, तो वो उसके अंदर जो बड़े ऊ की मात्रा आती है कूच के अंदर। चिर और चीर, देखो इस चिर का मतलब तोड़ना नहीं होता है, इस सिर, ये जो बड़े बड़ा चीर है ना, इसका मतलब जो है वो वस्त्र होता है साथियों। इस चीर का मतलब क्या होता है, वो वस्त्र होता है। अग और अग, अग पाप और अग जो है वो पर्वत, ये बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा, अग मतलब पाप और अग मतलब पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कहना कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद जो है वो सही नहीं है, यानी कि किस विकल्प के अंदर शब्द युग्म का अर्थ भेद जो है वो सही नहीं है। देखिए, प्रवाह और प्रवाह, फिक्र और बहना। इस प्रवाह का मतलब क्या होता है, फिक्र करना, और इस प्रवाह का मतलब होता है बहना। जैसे हम कहते हैं कि नदी प्रवाहित होती है, तो वो ये वाला प्रवाह है। ठीक है, इस प्रवाह का मतलब क्या होता है, इस प्रवाह का मतलब होता है फिक्र करना, चिंता करना, टेंशन करना। चरम और चरम, देखो इस चरम का मतलब होता है अंतिम, और इस चरम का मतलब होता है चमड़ा, ये बिल्कुल सही है। आलोक, आलोक, अंधेरा, चहल पहल, यहाँ पे देखो इस आलोक का मतलब साथियों प्रकाश होता है। ठीक है, अंधेरा नहीं होता है, आलोक का मतलब जो है वो प्रकाश होता है, और इस आलोक का मतलब जो है वो खान होता है। ठीक है, खान, खाना लिख दिया, खान। ठीक है, इस आलोक का मतलब क्या होता है, इस आलोक का मतलब जो है वो होता है अपने खान। ठीक है, और इस आलोक का मतलब जो है अंधेरा नहीं होता, क्या होता है, प्रकाश होता है। बाकी पास, फंदा और पास जो है वो निकट, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 2, 3, 3 आ रहा है, उनका सही होगा। आलोक मतलब प्रकाश होता है, और आलोक का मतलब क्या होता है, आलोक का मतलब खान होता है। ठीक है, आलोक, आलोक खान ही होता है, या आलोक, आलोक का खान हो गया, या आलोक जहाँ पर भी कोई कोई नहीं हो तो उसके अलोक के लिए जो है वो अलोक के लिए क्या होगा, अलोक के लिए खान नहीं आएगा, अलोक के लिए आएगा अलोक, यानी कि जहाँ पर कोई नहीं हो तो वो उसके लिए क्या आएगा भाई, जहाँ पर भी कोई नहीं, सुनसान एरिया। ठीक है, उसके लिए हम लिखेंगे सुनसान। अलोक मतलब सुनसान। अगला देखिए, हाँ ये लिखा है देखो, आलोक का मतलब क्या, आलोक का मतलब प्रकाश, और आलोक का मतलब सुनसान, यानी कि लोक रहित होता है। ठीक है, सॉरी वहाँ पे थोड़ा मैंने गलत बता दिया, वहाँ पे थोड़ा जो है गलत गलत बोला मैं। देखो, आलोक मतलब प्रकाश होता है, और आलोक का मतलब क्या होता है, लोक रहित, यानी कि सुनसान एरिया जहाँ पर भी कोई न रहता हो। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद जो है वो सही नहीं है। फिर वापस जो है वो शब्द युग्म का क्वेश्चन है, देखिए ग्रह, ग्रह, इस ग्रह का मतलब घर होता है, और इस ग्रह का मतलब जो है वो घड़ियाल होता है। आकार और आकर, आकृति और रचना। अब देखिए, ये जो आकर है ना साथियों, ये आकर है, इस आकर का अर्थ खान होता है, खान, या फिर इसको हम बोलते हैं खजाना, ये इस आकर का अर्थ होता है। ठीक है, आकर का अर्थ क्या होता है, खान या फिर खजाना, और इस आकार का मतलब जो है वो आकृति होता है। परिमाण, मात्रा और परिणाम, नतीजा, बिल्कुल सही है। पवन, पावन, पवन का मतलब वायु, और पावन का मतलब पवित्र, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पे 2 सही होगा, क्योंकि आकार का मतलब आकृति सही है, लेकिन साथियों आकर का मतलब जो है वो रचना नहीं होता है। तो जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आकार का मतलब आकृति होता है, लेकिन साथियों आकर का मतलब जो है वो अपने खजाना होता है। अगला देखिए, शुरू हो गए हैं गणित के प्रश्न। साथियों गणित के क्वेश्चन जो है वो भाई शुरू हो गए हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, पहला जो प्रश्न है वो कहना कि 2 अंकों की सबसे बड़ी व 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के अंदर अंतर जो है वो कितना होता है। ये आपके रीट 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है कौन सी साथियों, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी, 2 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी 97, 97 होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी
ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 है और 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी है, छोटी है 11। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 1 6 और 9 में से 1 8, यानी कि उत्तर जो है वो आपका आएगा कितना, उत्तर जो है ये साथियों 86 आएगा। ठीक है, उत्तर जो है आंसर जो है भाई 86 आएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 है और सबसे छोटी जो है वो 11 है। जब माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो अपने पास में आएगा 86। जिन विद्यार्थियों का है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इनकी पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि रूट 2 एक हैं, रूट 2 हैं, ये किस प्रकार की संख्या है, धनात्मक संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है। साथियों रूट 2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 2 हैं ये साथियों एक अपरिमेय संख्या है। देखो जो संख्याएं रूट के अंदर होती है और इन ऐसी संख्याएं जिनको हम जो हैं वो बाहर इनके पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम वर्ग में बाहर जो है वो नहीं निकाल सकते, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ये सारी संख्या जो हैं ये साथियों अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वे सारी संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्याएं। और जिनको हम संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित नहीं कर सकते वो सारी संख्या जो है कैसी हैं, वो सारी संख्या साथियों अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे एक होता है अशांत जो है वो अशांत अनावर्ती दशमलव। जैसे अशांत का मतलब हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा 7.1354963, इस प्रकार से आगे चलता जा रहा है, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। जितने भी अशांत अनावर्ती दशमलव हैं वे सारी संख्याएं, और जो संख्याएं जिनको हम पूर्ण वर्ग के रूप में इस रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो सारी संख्या कैसी है, वो सारी संख्या साथियों जो हैं वो अपरिमेय संख्या है। और देखो जैसे एक मैंने यहाँ पे संख्या लिखा 25, ध्यान से समझना, ये जो रूट के अंदर मैंने अगर 25 लिखा तो इस 25 को हम बाहर निकालेंगे तो इसको जो है वो 5 × 5 जो है साथियों लिख सकते हैं। अर्थात रूट 25 जो है ये साथियों एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसको हम वर्ग के रूप में बाहर नहीं निकाल सकते, वो सारी संख्या जो है वो कैसी है, वो सारी संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, जिनको हम संख्या रेखा के ऊपर नहीं लिख सकते। बाकी देखो जितने भी आपकी भिन्न हैं, जितने भी संख्या हैं, जितने भी दशमलव संख्या हैं, ठीक है, जो भी भिन्न के रूप में, माइनस के रूप में, संख्या प्लस के रूप में, तो इन सारी संख्या जो है वो साथियों परिमेय संख्या होती है। और जीरो जो है, जीरो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। जीरो जो है ये भी साथियों एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस ऐसी संख्या जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, और ऐसी संख्याएं जो अशांत अनावर्ती, ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी कैसी होगी, वो सारी अपरिमेय संख्याएं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला साथियों जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे है 49,587 का स्थानीय मान और जातीय मान के अंदर अंतर कितना है। संख्या है 49,587, ठीक है, इसका स्थानीय मान और जातीय मान के अंदर जो है वो अंतर कितना। तो यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी, किसका स्थानीय मान पूछ रहा है और किसका जो है वो जातीय मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे शायद होगा किसका, यहाँ पे ये पूछेगा किसका, 5 का शायद, ठीक है, 5 का। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है 5 का स्थानीय मान और जातीय मान पूछ रहा है, तो 5 का तो स्थानीय मान है ये तो होता है 500, और 5 का जो जातीय मान होगा, जातीय मान किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी संख्या के अंदर जातीय मान जो है उसका वही मान होगा। तो जातीय मान जो है ये 5 हो गया। तो जब हम इसको घटाएंगे तो संख्या अपने पास में आएगी 495। तो जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा 49,587 के अंदर 5 का स्थानीय मान 500 है और 5 का जातीय मान हमेशा वही रहता है, जाति जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे स्थानीय मान हो जाएगा 500 और जातीय मान हो जाएगा 5। जब 500 में से 5 को माइनस करेंगे तो संख्या आएगी अपने पास में 495। तो जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा 495। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है ये कहना है कि 1 से 100 तक की संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 से 100 तक की संख्याओं के अंदर कुल कितनी जो है वो अभाज्य संख्या है। तो एक सूत्र होता है 96 सिन्नू 67। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखिए 1 से लगा करके 25 तक अभाज्य संख्या 9 है, फिर 25 से लगाकर 50 तक अभाज्य संख्याएँ 6 हैं, उसके बाद में 50 से लेकर के 75 तक अभाज्य संख्या 6 हैं,
उसके बाद में 75 से लेकर के 100 के बीच में, 75 से लेकर के 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं 4 है। यहाँ पे आपसे पूछा है जब हम 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 4 कितना हो गया 25। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। 1 से लगा करके 100 तक के बीच की जो अभाज्य संख्या है वो हो जाएगी 25, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। साथियों कितनी होगी 25 होगी भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है। 3 है, 2 है, 5 है या फिर 7 है। तो एक अंक की सबसे बड़ी पूछा तो हो जाएगा 7। 7 जो है वो एक अंक की साथियों अभाज्य संख्या वो है जिसके अंदर एक तो सिर्फ एक का भाग जाए और एक तो सिर्फ एक का जाएगा और एक जो है वो उसी संख्या का जाएगा, उसी संख्या का भाग जाएगा, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। एकमात्र साथियों एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। 2 है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, आपसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो है कौन सी है। तो अपने 2 है। यहाँ पे आपसे पूछा है एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 7 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है, 97 है। 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी है, 11 है। अगला देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 तक लगातार प्राकृत संख्या का जो योग है वो बताइए। आज का अंतिम क्वेश्चन है और यह है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लगा करके 100 तक की जो प्राकृत संख्या है उनका योग जो है वो कितना होता है, n+1/2। ठीक है, देख चलिए ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 तक लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या। जब भी आपको लगातार प्राकृत संख्या का योग पूछें क्या करना है, एक सूत्र होता है n+1/2। n का मान क्या होगा, n का मान यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। n+1 यानी कि 100+1 अपन क्या कर देंगे 2 कर देंगे। देखिए 2 से काट दो, 2 एकम 2, ये कट जाएगा 50 बार। जब हम 50 मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा 100 और 1 भाई 100 और 1 कितना हो गया 101 हो गया। तो 101 जब हम इनको जोड़ेंगे, जब हम 50 का गुणा 100 से करेंगे तो संख्या आ जाएगी 50 और 50, ठीक है। सीधा भी आप याद रख सकते हैं। जब भी आपको साथियों जब भी आपको सीधा पूछें कि भाई 1 से 100 तक या फिर 1 से 80 तक या फिर 1 से 50 तक 1 से 30 तक, सीधा पूछें कि 1 से लेकर के जितनी संख्या दें और प्राकृत संख्या का योग पूछें तो एक सूत्र याद रखना है n+1/2, ठीक है। n+1/2 याद रखना है और इस सूत्र को, ये जो मान है इसको इस सूत्र में रखेंगे, अपने आप आंसर जो है वो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है प्रथम 50 लगातार प्राकृत संख्या का जो योग है वो कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट करो। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है कि प्रथम 50 लगातार प्राकृत संख्या का जो योग है वो कितना होगा। प्रथम 50 लगातार प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, सभी विद्यार्थी जो है वो कमेंट करेंगे। अगला देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कह रहे हैं कि 1 से 80 तक लगातार सम प्राकृत संख्या का योग जो है वो कितना होता है। 1 से 80 तक लगातार सम प्राकृत संख्या का योग जो है वो कितना होता है। साथियों सम प्राकृत संख्या की बात करूं तो सम प्राकृत संख्या का सूत्र होता है n+1, ओनली फॉर n+1। यहाँ पे पूछा है सिर्फ और सिर्फ सम प्राकृत संख्या। तो 1 से 80 तक लगातार सम प्राकृत संख्या। तो साथियों 1 से 80 की बात हो रही है। जब भी आपको इस प्रकार से 1 से 80 पूछे और या फिर कोई भी संख्या देके पूछे तो देखो किसी भी संख्या के अंदर जैसे हम 1 से 80 तक चलेंगे तो आधी संख्या सम होती है और आधी संख्या जो है विषम होती है। यहाँ पे हम 1 से 80 तक चल रहे हैं तो इसमें सारी संख्या जो है वो सम है और सारी संख्या जो है वो विषम है, ठीक है। भाई लगातार पूछ रहे हैं तो 1 से 80 तक सारी सम थोड़ी होगी, ठीक है। आधी जो है वो हमेशा सम होती है और आधी जो है वो हमेशा विषम होती है। अगर इस प्रकार से पूछे कि 1 से 50 तक सम संख्या पूछ लें तो 25 विषम है और 25 क्या है सम है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 1 से 80 तक लगातार सम प्राकृत संख्या का योग क्या होता है। सूत्र होता है n+1। अब देखो n का मान क्या है, n का मान हो जाएगा 40, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सम की बात कर रहा है। 1 से 80 तक पूछ रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है यहाँ पे। तो आधी संख्या हमेशा सम होती है और आधी संख्या हमेशा कैसे होती है, विषम होती है।
n+1 यानी कि 40 और 40 + 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 40 इंटू क्या 41, क्योंकि 40 और 1 हो जाएगा 41। जब मैं गुणा करूंगा 40 को जब 41 से गुणा करूंगा तो संख्या आ जाएगी कितनी, संख्या आ जाएगी 1680, सॉरी 1640 जो है वो आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा, 1680 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 27 विषम प्राकृत संख्या का जो योग है ये कितना होगा। प्रथम 27 विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो कितना होगा, 257, 123, 258 या फिर 729। इस क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी, एक तो वो क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, इन दोनों का आंसर देखता हूँ कितने विद्यार्थी सही से जो है वो किन विद्यार्थियों की गणित अच्छी है और कौन कौन विद्यार्थी सही सही जो है वो कमेंट करके बताते हैं। मिलता हूँ कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।